MDSU अजमेर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके BA राजनीति विज्ञान सेमेस्टर फर्स्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न ये है, राजनीति सिद्धांत और राजनीति दर्शन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है कि पहला अंतर है, राजनीतिक दर्शन या मूल तत्व आदर्शवादिता होता है, जबकि राजनीति सिद्धांत का मूल तत्व व्यवहार परकता और यथार्थवादिता है। दूसरा अंतर, राजनीतिक दर्शन में मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों को महत्व कम दिया जाता है। तीसरा अंतर, राजनीतिक दर्शन की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक और दार्शनिक है। उसमें कल्पना, तर्क, चिंतन, मनन का महत्व होता है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत की अध्ययन पद्धति आनुपाविक वैज्ञानिकता है, जो पर्यवेक्षण, मापन, परीक्षण, सर्वेक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, जनमत, मतदान आदि पर आधारित हैं। प्रश्न 2, व्यवहारवाद क्या है? या प्रश्न सब आ सकता है कि व्यवहारवाद को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर लिखना है, व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक विशेष तरीका है, जिसे द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकी राजवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों, नई तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना है। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यता ये है कि प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों के बीच एक गुणात्मक निरंतरता है। ये विषय के आनुभाविक तथ्यों को वैज्ञानिक बनाने का जिस अर्थ में उसकी गणना हम आनुभाविक विज्ञानों में करते हैं, एक प्रयत्न मात्र है। ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जाता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। प्रश्न 3, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद के 4 अंतर लिखिए। उत्तर, 4 अंतर। पहला, व्यवहारवाद की मूल प्रकृति रचनात्मक नहीं है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से रचनात्मक है। दूसरा अंतर, व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन में केवल तथ्यों के महत्व को स्वीकारा है और मूल्यों की उपेक्षा की है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन में मूल्यों एवं तथ्य दोनों के महत्व को स्वीकारा है। तीसरा अंतर, व्यवहारवाद अपने युग के संदर्भ में प्रासंगिकता के दोष से पीड़ित है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद अपने युग के संदर्भ में प्रासंगिकता के गुण से संपन्न है। चौथा अंतर, व्यवहारवाद सार से पहले तकनीक को महत्व देता है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद तकनीक से पहले सार को महत्व देता है। प्रश्न 4, राजनीति सिद्धांत के पुनरोदय पर टिप्पणी लिखिए। या राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान के कोई 2 कारण लिखिए। तो उत्तर है, इसियाह बेर्लिन ने राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के बारे में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला,
वर्तमान व्यवस्था उदारवादी एवं बहुलवादी व्यवस्था है और राजनीति केवल एक समाज में मौजूद होती है जहां हितों की आपस में टकराहट हो। मार्क्स के भावी समाज में राजनीति का अंत संभव हो सकता है, लेकिन उदारवादी व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है और इस दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत का अंत नहीं हो सकता। दूसरा कारण, व्यवहारवादियों के मूल्यों के महत्व की और उपेक्षा करते हुए शास्त्रीय राजनीति के ह्रास में योगदान करके राजनीति के अध्ययन को भारी चोट पहुंचाई है। उन्होंने वास्तविक राजनीतिक यथार्थ को गलत तरीके से समझने और उसकी व्याख्या करने की कोशिश की। उन सभी विषयों का अध्ययन जिनका संबंध राजनीति से है व्यवहारवादी तरीके से नहीं किया जा सकता। प्रश्न 5, डेविन ईस्टन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण क्या हैं? लिखिए। उत्तर, पहला कारण, राजनीतिक सिद्धांत परंपरागत घिसे पिटे विचारों पर आधारित हैं। दूसरा, राजनीतिक सिद्धांत नवीन संश्लेषण विकास के कार्य क्षेत्र में असमर्थ रहा है। तीसरा कारण, राजनीति विज्ञान दिशाविहीन, अति यथार्थवादी और इतिहासपरकता से ग्रसित विषय हो गया है। चौथा कारण, राजनीति शास्त्र तथ्यों और आंकड़ों का ढेर लगाने में व्यस्त हो गया है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है। प्रश्न 6, उदार लोकतंत्र की मुख्य कमियां क्या हैं? उत्तर, पहली कमी है, यह सिद्धांत राजनीतिक समानता पर बल देता है, जबकि राजनीतिक समानता जैसी कोई वस्तु नहीं होती। दूसरी कमी, यह सिद्धांत शासन का संचालन जनता द्वारा मानता है, जबकि जनता का राजनीति में हिस्सा लेना लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदल देता है। तीसरी कमी, यह सिद्धांत व्यक्ति को बुद्धिमान प्राणी मानता है, जबकि व्यक्ति मूलतः बुद्धिमान प्राणी नहीं है, वे भावना एवं मूल अवयवों से चलने वाला प्राणी है। चौथी कमी है, ये सिद्धांत मूल्यों तथा आदर्शों पर अधिक ध्यान देता है, राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं पर कम। प्रश्न नंबर 7, अधिनायक तंत्र का अर्थ लिखिए। उत्तर, अधिनायकवाद वह शासन व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति या दल विशेष का असीमित शासन होता है। अधिनायक तंत्र में राजतंत्र एक व्यक्ति विशेष में विहित होती है और शासन सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा अनुसार ही चलता है। शासक वर्ग की शक्तियों की कोई सीमाएं नहीं होती, वह निरंकुश शासन के रूप में शासन करता है। फॉरवर्ड के अनुसार राज्य के अध्यक्ष द्वारा असाधारण और विधानेतर सत्ता प्राप्त कर लेना ही अधिनायक तंत्र है। न्यूमैक के शब्दों में अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के शासन से है जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। प्रश्न 8, एकात्मक सरकार क्या है? उत्तर, एकात्मक शासन का अर्थ तथा परिभाषा, जिस शासन प्रणाली में शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा एक केंद्रित सरकार में संकेंद्रित होते हैं, उसे एकात्मक शासन कहते हैं। इसमें प्रादेशिक और शासनीय सरकारें ने केवल अपनी शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त करते हैं, बल्कि उनका अस्तित्व भी केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। सारे राज्य में
शासन की एक ही इकाई होती है तथा संपूर्ण राज्य के लिए एक सी शासन व्यवस्था होती है। ब्रिटेन, इटली, जापान आदि देशों में एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है। डॉक्टर गार्नर ने एकात्मक शासन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एकात्मक सरकार वह प्रणाली है जिसमें संविधान द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति एक अथवा एक से अधिक अंगों को प्रदान कर दी जाती हैं और शासनीय सरकारें अपनी सत्ता, स्वायत्ता तथा अपना अस्तित्व भी उसी से प्राप्त करती हैं। प्रश्न नंबर 9, संघात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर, संघ शब्द अंग्रेजी भाषा के फेडरेशन का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के फोइडेस से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ संधि या समझौता होता है। इस प्रकार शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार समझौते द्वारा निर्मित राज्य संघात्मक राज्य हैं। जब दो या दो से अधिक राज्य एक संधि या समझौते के द्वारा मिलकर एक नए राज्य का निर्माण करते हैं, वह संघ राज्य कहलाता है। संघात्मक राज्य में संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला पक्ष इस शक्ति विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता। संघात्मक शासन में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की शक्ति मौलिक होती है। दोनों का अस्तित्व संविधान पर निर्भर होता है। अमेरिका, कनाडा, भारत आदि देशों में संघात्मक शासन है। प्रश्न नंबर 10, संघात्मक शासन व्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं बताइए। उत्तर, पहली विशेषता है लिखित संविधान। संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता लिखित संविधान का होना है। यह संविधान कठोर तथा उच्च होता है। दूसरा, शक्ति का विभाजन। संघात्मक शासन में संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्ति का विभाजन किया जाता है। तीसरी विशेषता, सर्वोच्च न्यायपालिका। संघात्मक व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका को होना अत्यंत आवश्यक है। ये सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक, व्याख्याता तथा नागरिकों के अधिकार का रक्षक होता है। चौथी विशेषता, दोहरी राज्य व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग शासन यंत्र तथा नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता होती है। प्रश्न 11, अध्यक्षात्मक व्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक तथा स्वतंत्र रहती हैं। इसका आधार शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। इसमें कार्यपालिका का प्रधान वास्तविक शासक होता है, आम मात्र का नहीं। मंत्रिपरिषद के सदस्य कार्यपालिका के प्रधान की इच्छा प्रयत्न तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं तथा अपने कार्य के लिए अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गार्नर ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि अध्यक्षात्मक शासन वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका राज्याध्यक्ष तथा उसके मंत्रियों सहित अपने कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका से स्वतंत्र तथा अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए उसके प्रति अनुत्तरदायी रहती है। प्रश्न 12, संसदात्मक व्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, संसदात्मक व्यवस्था जिन सरकारों में कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है उसे संसदात्मक व्यवस्था कहा जाता है। इसके
शासन का प्रदान नाम मात्र का होता है। शासन का वास्तविक प्रयोग व संचालन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है तथा मंत्रिपरिषद तब तक सत्तारूढ़ रहता है जब तक व्यवस्थापिका में उसका बहुमत बना रहता है। गेटिल के अनुसार संसदात्मक शासन से अभिप्राय शासन के उस प्रकार से है जिसमें कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से मिलकर बनने वाली वास्तविक कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति वैधानिक रूप से उत्तरदायी होती है। कमेंट में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।